60,000 एक नई तेजी पे, एक नए शिखर पे बैंक निफ्टी बस कुछ पॉइंट्स, इनफैक्ट कुछ फ्रैक्शन ऑफ पॉइंट्स ही दूर रहा अपने ऑल टाइम हाई से। थोड़ा स्लिप जरूर हुआ है वहां से बैंक निफ्टी, अब लगभग 44,000 के पास पहुंच गया है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया भी स्टूडियो में बने। निकुंज, वी वर लिटरली ऑल वेटिंग कि कैसे आए, बस इट वाज जस्ट फ्रैक्शन ऑफ कुछ पॉइंट्स का ही फ्रैक्शन था और तो कुछ नहीं। नया हाई बना लिया, पॉइंट बन गया, नया हाई नहीं बना है, नए हाई को दोबारा छुआ है। करेक्ट। तो टेक्निकली मैथमेटिकली नया हाई नहीं बना है। मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये नया ये लेवल कब था? दिसंबर, आई थिंक दिसंबर 2022। दिसंबर 2022 के अंदर माहौल क्या था? दिसंबर 2022 में वैल्यूएशंस क्या थे? दिसंबर 2022 में पार्टिसिपेशन क्या था? और दिसंबर 2022 में एफआई का रुख क्या था? बिल्कुल। तो आगे का रास्ता उसी पर मिलता है। तो इन चारों चीज़ों को हम देखते हैं। दिसंबर 2022 में सबसे पहले पार्टिसिपेशन की बात करें, उस समय पार्टिसिपेशन बल्कि था। ओपन इंटरेस्ट टेक्निकली उस समय बैंक निफ्टी का आप देखें दिसंबर में, उस समय काफ़ी वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन था। उस समय मार्केट के अंदर पीएसयू बैंक्स का बोलबाला था। राइट, करेक्ट। मगर इस बार हम देख रहे हैं कि अगर दिसंबर से आप 6 महीने का ग्राफ देखें, डायरेक्टर साहब हमारे शायद फायर करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3% नीचे है, कोटक महिंद्रा बैंक 6% ऊपर है, आईडीएफसी बैंक 15% ऊपर है, एयू फाइनेंशियल 7% ऊपर। मान लीजिए आंकड़े ठीक है, चिंता मत करिए। नहीं, मैं वही चेक कर रही थी और हर एक आंकड़ा जो आप बता रहे हैं, एयू स्मॉल फाइनेंस 7%, कोटक बैंक 6.5% ऊपर है, आईडीएफसी बैंक 15% ऊपर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3% नीचे है। आंकड़े ऐसे ही मैच करेंगे, नहीं देख कर आया पर याद रह जाती हैं चीजें। तो इसके अंदर चेंज क्या है? चेंज ये है कि प्राइवेट बैंक्स में थोड़ा उछाल हमने देखा है, मगर पीएसयू बैंक्स पीछे जा चुके हैं। पहला वो है। सेकंड, लार्ज पार्ट ऑफ द बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन हुआ है बिकॉज एफआई वापस आ रहा है। एफआई टिपिकली पीएसयू बैंक्स नहीं लेते हैं ट्रेडिशनली, क्योंकि उनके पैरामीटर्स में फिट नहीं होता है। पिछले दिसंबर में एफआईज बेच रहे थे, मगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीओबी, वहाँ पर हम देख रहे थे और तेजी आ रही थी। तो एक बड़ा डिफरेंस है। तीसरा, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन कम है। चौथा, 2 क्वार्टर के बाद इनके अंदर नतीजे और आ गए हैं। तो 2 क्वार्टर के बाद अगर नतीजे आते हैं तो प्राइस टू बुक और पी मल्टीपल, जिसपे वैल्यूएशंस पर हम देखते हैं, तो इसके अंदर वो भी और सस्ता हो गया है। तो कुल मिलाकर के बैंक निफ्टी जब नया हाई बनाएगा, आई थिंक इट्स आज भी हो सकता है, कल भी होगा। अब तो ये फॉर्मेलिटी वाली बात हो गई जी, कब घर गाड़ी हम ऑफिस से निकल रहे, घर पहुंचेंगे, 2 मिनट पहले पहुंचे, 2 मिनट बाद पहुंचे, फर्क नहीं पड़ता है, घर पहुंच जाएंगे। जब शाम को जाते हैं तो कई फोन करते हैं ना घर वाले, कहाँ आ रहे हैं जी? आ रहे हैं जी। तो बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई बना रहा है, मगर क्या ऑल टाइम हाई बना करके रुकेगा या और ऊपर जाएगा? मुझे लगता है और ऊपर जाएगा, क्योंकि जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया, एफआई वापस आ चुका है, वैल्यूएशंस अच्छे हैं, पार्टिसिपेशन है नहीं, और प्राइवेट बैंक का वर्चस्व वापस आ गया। देखो सर, एक चीज़ मेरे को पता करनी है। आज आप मीटिंग में भी बात कह रहे थे कि जो बॉन्ड यील्ड्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा नीचे भी गई हैं, भारत में भी गई हैं, यूएस में भी गई हैं। इसका कोई बैंकिंग कनेक्शन है कि बॉन्ड यील्ड्स फियर इंडेक्स है कि आप ठीक है, आप रिस्क एसेट्स में जा सकते हो, आपको अलाउ करेगा, जैसे से नीचे जाएगा आप रिस्क एसेट्स में जा सकते हो। तो इसको बैंक निफ्टी से किसी तरह से कनेक्ट कर सकते हैं क्या हम? देखिए, बॉन्ड यील्ड्स क्या होती हैं? बॉन्ड यील्ड्स वो होती हैं जिसके अंदर भारत सरकार, मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स यील्ड की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट को 10 साल आगे का किस रेट पर पैसा मिलता है, हम बॉन्ड यील्ड को 10 ईयर बेंचमार्क उसको बोलते हैं। वह जब नीचे आती है, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में सबको लगता है कि महंगाई एंड कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होने वाली है। तो जो इन्फ्लेशन का हमने डेटा देखा है, और जो हो सकता है और भी कम है अगर मानसून इस साल ठीक ठाक हो जाएगा, बिकॉज क्रूड प्राइसेस गिर चुके हैं, तो बॉन्ड यील्ड नीचे आने का मतलब है कि जो ब्याज दर हैं, ब्याज दर पीक आउट हो रही हैं और आने वाले समय में ब्याज दर नीचे जाएंगी। जब ब्याज दर नीचे जाती हैं तो ज़ाहिर है डिमांड ऊपर आती है, इन्फ्लेशन कम होती है। तो इसका सीधा प्रभाव पड़ता है बैंक्स की बैलेंस शीट के अंदर, ट्रेजरी में, बिकॉज इनके बॉन्ड्स जो होते हैं उनके अंदर अचानक ट्रेजरी गेन्स आएगा। तो बड़े पीएसयू बैंक्स और बड़े कॉर्पोरेट बैंक्स के अंदर आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट इफ बॉन्ड यील्ड स्टे बिलो 7%, दे विल हैव लार्ज मार्क टू मार्केट गेन्स। जो पिछले साल मार्क टू मार्क लॉसेस थे, इस साल गेन्स आ जाएंगे। नंबर 2, जब बॉन्ड यील्ड्स नीचे आती है तो मार्केट का मूल्यांकन ऊपर जाता है, बिकॉज आप एक टेम्पलेट में हमेशा वर्क करता है मार्केट की। जब यील्ड्स नीचे आती हैं तो मार्केट का फॉरवर्ड इक्विटी रिटर्न प्रीमियम ऊपर जाता है, तो ज़ाहिर है आने वाले समय के अंदर ग्रोथ स्टॉक्स वापस आएंगे। तीसरा, यील्ड का नीचे आना यह भी एक इंडिकेशन है कि बॉन्ड मार्केट के अंदर वाइब्रेंसी आ रही है, तो फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स के अंदर भी हमेशा अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ, डिम्पी, बॉन्ड यील्ड्स का आना सबके लिए अच्छा है, आपके लिए मेरे लिए अच्छा है, बिकॉज हमारी ब्याज दरें कम होंगी,
स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है बिकॉज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाती है, और बॉन्ड इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा है बिकॉज उनके M2M गेन्स आने लग जाएंगे। तो बॉन्ड यील्ड का नीचे आना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, तो 7% से नीचे है, ये अच्छी बात है। लेकिन बैंक निफ्टी में जिस तरह से हम रिटर्न्स देख रहे हैं और ऑफ कोर्स रिकॉर्ड लेवल्स के पास ही है, लेकिन निफ्टी में मैं देख रही थी दिसंबर से लेकर अब तक बैंक निफ्टी के मुकाबले इतनी आउट परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 5% के मूव्स तो दिखाए हैं। बैंक निफ्टी, बैंक्स फाइनेंशियल्स में अच्छा एक्शन है, लेकिन उसके अलावा बिकॉज आज अभी हम जहां बाजार की तेजी की बात करें, कहाँ नजर रिलायंस में नजर रखिए। मेरे हिसाब से रिलायंस अगर 2 साल से आप देखेंगे तो कंसोलिडेट कर रहा है स्टॉक। डायरेक्टर साहब चार्ट निकालें रिलायंस का, और चार्ट मतलब 2 साल का ट्रेंड अगर आप देखेंगे रिलायंस के अंदर तो 2 साल से देखिए, तो आज का चार्ट लग रहा है। 2 साल का चार्ट अगर आप निकालेंगे रिलायंस का, तो रिलायंस 2 साल के अंदर करीब करीब 29% बढ़ा है। और 1 साल का चार्ट, 1.25 साल का आप चार्ट देखेंगे तो रिलायंस के अंदर 1.25 साल से कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं आई है। और रिलायंस में देखिए 52 वीक चेंज रिलायंस का केवल 3% है। 2020 अब तक तो काफी अच्छा बढ़ 20 तो देखिए 20 तो कोविड का ड्रॉप आ गया था, वो तो देखना नहीं चाहिए। ठीक है, तो 21 से में आपको 1 साल 1.25 साल का रिटर्न देखना चाहिए। जब मार्केट ने नया हाई बनाया था, मार्केट ने अक्टूबर 2021 में नया हाई बनाया था, उसके बाद निफ्टी उस लेवल पर नहीं आया है। तो क्योंकि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी अगर आपको देखना है तो SBI और ICICI बैंक की बात करनी पड़ेगी। मार्केट की आप बात करें निफ्टी की तो आपको रिलायंस की बात करनी पड़ेगी। मार्केट ने नया हाई कब बनाया था? अक्टूबर 2021 में। उसके बाद अगर आप देखें तो रिलायंस के अंदर जबरदस्त रिटर्न नहीं आया है। तो मैं यही पॉइंट बोल रहा हूँ कि रिलायंस में नजर रखिए, इसके सारे बिजनेसेस अच्छे चल रहे हैं। इसके अंदर FI का ओनरशिप रिकॉर्ड कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तीसरा, रिलायंस की एक नई लिस्टिंग होने वाली है, रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज के फ्री के शेयर आने वाले हैं, शायद सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में आ जाएंगे। तो जाहिर है उस बिजनेस को लेने के लिए भी कई लोग रिलायंस खरीदना चाहेंगे। जियो की प्रॉब्लम सेटल हो चुकी हैं, और रिटेल बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप देखिए तो विंडफॉल टैक्स की वजह से इनको जो मार पड़ी थी वह भी ठीक हो चुकी है। तो कुल मिलाकर रिलायंस मुझे लग रहा है कि इज केपेबल ऑफ डूइंग गुड थिंग्स गोइंग फॉरवर्ड। और अगर नीचे आता है मार्केट तो इन्होंने जो केपेक्स प्लान करा था उसके अंदर भी इनको बेनिफिट होगा। और ये जो अक्टूबर 2021 की आप बात करें तब से लेकर अब तक 7.5% के डाउन रिटर्न्स हैं, तो आप कह रहे हैं कि वहां से अब एक बीट अप जाते हुए नजर अक्टूबर 2021 से 7.5% तक के गिरावट मैंने डेटा देखा नहीं था तो मैं देख रही हूँ। हाँ, तो अक्टूबर 2021 से रिलायंस में क्या हुआ देखिए, 7% की गिरावट आई है। तो 7% की गिरावट अक्टूबर 21 से रिलायंस में है जी। निफ्टी आ चुका है ऑलरेडी, रिलायंस सबसे बड़ा हैवी वेट है। तो पिछले 1.5 साल में अगर ये डेटा आप जो बता रहे हैं सही है तो रिलायंस ने निफ्टी को भी अंडर परफॉर्म करा है। तो निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई बना रहा है तो रिलायंस सबसे बड़ा हैवी वेट है। करेक्ट। तो आई थिंक इट हैज टू कैच अप। इट हैज बीन अ ड्रैगर। करेक्ट। देखो सर, एक चीज़ मेरे को आपसे और पता करनी है, ये जो 4 बैंक हैं HDFC, ICICI, कोटक और SBI, इन सब की कंबाइंड वेटेज 75% है। इस बार ये सारे चले तो हमने निफ्टी को 400 पॉइंट पीछे ऑल टाइम हाई से, बट जबकि बैंक निफ्टी पहले ऑल टाइम हाई टेस्ट कर रहा है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, ये चारों सिलेंडर्स आगे भी फायर करेंगे? अगर इसमें कहीं मिस फायर हुआ ना सर, फिर दिक्कत ना आ जाए कहीं। नहीं डिम्पी, आप जो वेटेज की बात कर रहे हैं शायद आप बैंक निफ्टी के वेटेज की बात कर रहे हैं। निफ्टी के अंदर जो फाइनेंशियल्स का वेटेज है वो 35%। यस सर, बैंक निफ्टी के कह रहा हूँ। देखो सर, बैंक निफ्टी के कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देखिए, इंडेक्स में वेटेज किन कारणों से आती है, इसका एक मेथड है, फ्री फ्लोट, मार्केट कैप, प्रॉफिटेबिलिटी। तो एक बेंचमार्क है। तो जाहिर है बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप बेंचमार्किंग करेंगे तो 4 बैंक जिनका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है वही इसमें आएंगे। हिंदुस्तान के 4 सबसे बड़े कौन से बैंक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है। बैलेंस शीट साइड से मर्जर के बाद HDFC बैंक बन जाएगा। उसके बाद आप देखें ICICI बैंक है। नंबर 4 पर मेरे हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा आना चाहिए। उसके बाद फिर तो ये 4-5 बैंक्स ही हैं डिम्पी जिनकी वजह से मेन प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट पूल जो होते हैं। तो इस बैंक निफ्टी में आप देखिए जो कमाल की बात ये हो रही है कि पिछले 6 महीनों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्लैट है, मगर कोटक और HDFC बैंक वापस आ रहे हैं। अगर आप मेरे से सही मायने में पूछें कि विच इज़ वन स्टॉक वेयर यू हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ अ गुड सेकंड हाफ, आई थिंक HDFC बैंक। मर्जर हो जाएगा, बैलेंस शीट ग्रो कर रही है, नंबर अच्छे हैं, क्रेडिट ग्रोथ बढ़िया है, सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है, इंडेक्स के अंदर FI ओनरशिप का उसको बेनिफिट मिलेगा। और अगर फॉरेन प्लेयर्स दोबारा आते हैं तो जाहिर सी बात है HDFC बैंक को काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। देखो सर, एक क्वेश्चन मेरा और भी है। मार्केट के अंदर जब FIs आता है ना, टिपिकली IT और बैंक में ज़्यादा ट्रस्ट करके आता है। बैंक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे आ चुके हैं। अब क्या ऐसा हो सकता है कि बैंकिंग को पोस्ट देके वो IT की तरफ शिफ्ट कर जाए?
ऐसा कुछ हो सकता है क्या इंडेक्स मैनेजमेंट के तौर पर? देखिए, आपको सपोज आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर हैं और आप अमेरिका में बैठे हैं, तो आपको किस प्रकार की, और ये ध्यान दीजिएगा प्रियंका और मानसी इस पॉइंट पर, आप अगर अमेरिका में बैठे हैं और अगर आप एक अमेरिकन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो आपके सामने क्या है? यूएस रीजनल बैंक्स आर इन प्रॉब्लम, यूरोपियन रीजनल बैंक्स आर इन प्रॉब्लम। वहाँ पर अभी यूबीएस और क्रेडिट स्विस का विलय हुआ, तो जाहिर है वो सेक्टर हिल चुका है। जब रीजनल बैंक्स प्रॉब्लम में हैं तो उनको जब दूसरे बैंक्स ने बेल आउट कराया तो सबसे पहले रीजनल बैंक्स क्या करेंगे? वो अपनी बैलेंस शीट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अगर वो बैलेंस शीट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे ग्रोथ कम होगी। अगर वहाँ पर ग्रोथ कम होगी तो जो ग्रोथ है बैंकिंग सेक्टर में अमेरिका में पीक आउट हो गई है, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ पिक आउट हो गई है। और अगर आप अमेरिका में देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं भाई मैं अपने बैंक्स में तो निवेश नहीं करूँगा बिकॉज यहाँ पे स्लो डाउन आ रहा है। मुझे कौन सा ऐसा बड़ा सेक्टर दिखता है जहाँ पर ग्रोथ अच्छी है? तो चाइना एक प्रकार का ब्लैक बॉक्स हो चुका है, वहाँ पर जाना नहीं चाहता है। यू हैव नॉट मेड मनी इन चाइना बाय गोइंग देयर इन लास्ट 5 years। फिर आप देखिए यूरोप के अंदर वहाँ पर अपनी समस्याएँ चल रही हैं। तो आपको इंडिया ही एक ऐसा क्षेत्र मिलता है जहाँ पे बैंक्स ग्रो कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स नीचे हैं, एनपीए साइकिल कम है और ग्रोथ अभी आगे और बढ़िया हो सकती है। तो अगर आप उस नज़रिए से देखें तो डिम्पी जो पूछ रहे हैं सही पूछ रहे हैं कि क्या रिस्क हो सकता है, मगर रिस्क मुझे इसलिए नहीं लगता है बिकॉज आईटी के अंदर ग्रोथ कम हो रही है, बैंक्स के अंदर ग्रोथ एक्सपैंड हो रही है। आईटी के अंदर जेन्युइन समस्या है, बैंक्स के अंदर जेन्युइन ग्रोथ है। ग्लोबली बैंक्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, इंडिया में एक्सपैंड हो रहे हैं। तो हर मायने में इस समय इंडियन बैंकिंग क्षेत्र मेरे हिसाब से एक अच्छी कगार पे खड़ा है। तो इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर अच्छी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है यहाँ पर, और इस पर ध्यान देना चाहिए। नंबर्स में भी क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है। शुक्रिया निकुंज सारे एनालिसिस के लिए। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट आप देखें तो बैंक निफ्टी ने अपनी एटलीस्ट पुराना ऑल टाइम हाई तो छू ही लिया, लेकिन अब ऑल टाइम हाई नया शिखर जो है वो कभी भी आ जाएगा। लेकिन इस बीच आज के ट्रेड्स कहाँ बनते हैं? क्या इतनी ताबड़तोड़ तेजी के बाद भी जिन स्पेसेस में मूव है वहाँ पर आपको अभी भी मौके ढूंढने चाहिए? आज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? अविनाश गोरक्षाकर बाजार पर फंडामेंटल नजरिया देंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अभी पहले चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिस्ट के साथ पास। हमारे साथ इस वक्त लक्ष्य हैं और श्रीकांत चौहान है। चलिए दोनों से ही बात करते हैं। गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। श्रीकांत, आपसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं। बैंक निफ्टी ने इनफैक्ट पिछले 8-10 दिन में काफी टू एंड फ्रो रैली दिखाई, टू एंड फ्रो मूवमेंट दिखाई है। अब फाइनली हमने इन लेवल्स को जब पार कर लिया है तो क्या ये ऊपर की तरफ अब और तेजी एक्सपेक्ट करनी चाहिए? इस बात निकुंज अभी क्लियरली कहते हैं ऑल टाइम हाई के ऊपर भी उन्हें तेजी दिखती है, ब्लू स्काई जोन दिखता है, हर्डल्स दिखते हैं। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ट्रेडर्स के लिए इस वक्त इंडेक्स पर? या गुड आफ्टरनून प्रियंका। गुड आफ्टरनून। तो देखिए, बिल्कुल अगर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम अगर देखें तो इस बार हमने ऐसा सेक्युलर ट्रेंड देखा है बैंक निफ्टी में कि जो लगातार हर एक लेवल्स को क्रॉस करते जा रहा है। और फ्राइडे के दिन अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स में वीकनेस था, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में उतनी ही जबरदस्त तेजी थी। ओवरऑल फॉर्मेशन को देखें तो वापस बैंक निफ्टी अपने स्विंग हाई को क्रॉस कर रहा है। और कभी भी स्विंग हाई अगर क्रॉस होता है दैट मीन्स कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में उतना ज्यादा मोमेंटम है। वैसे ही इंडेक्स में भी मोमेंटम होता है। तो हमें लगता है कि ये कम से कम 44,400 44,500 तक ये बैंक निफ्टी जा सकता है। वहां पे एक बड़ा रेजिस्टेंस इसके लिए बनेगा। और अगर मैं इसको थोड़े लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे देखूं प्रियंका, तो मुझे लगता है कि ये शायद 45,500 तक भी जा सकता है, जिसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन 44,500 के करीब बिल्कुल लगता है कि बैंक निफ्टी जा सकता है। निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे अच्छा खासा एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना था। और अगर उसके फाइनल टारगेट्स देखें तो लगता है कि 18,800 या 18,900 के आते हैं। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म में जैसे कि ऑप्शन स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो हमें लगता है कि 18,500 एक बड़ा हर्डल है, वहां तक निफ्टी बिल्कुल जा सकता है। तो करंट लेवल से निफ्टी को लॉन्ग करने के बजाय या बैंक निफ्टी को लॉन्ग करने के बजाय आप कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स लीजिए। और अगर इनमें अगर काम करना है ये निफ्टी में, तो एट द मनी के कॉल ऑप्शंस या दोनों के कॉल ऑप्शंस में काम करके चल सकते हैं। स्ट्रेटेजिकली आपको खेलना पड़ेगा अगर इंडेक्स खेलना है, लेकिन एडवाइस यही रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि इंडेक्सेस इतने चल गए हैं और यहाँ से इन्हें वॉच लिस्ट में रखना एक बेहतर स्ट्रैटेजी साबित होगी। लेकिन ऑफ कोर्स बोल्ड कॉल्स थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 45,000 के पार के लेवल से बैंक निफ्टी में श्रीकांत को नजर आते हैं। लेकिन लक्ष्य का नजरिया कुछ और है। लक्ष्य बताइए, क्या स्ट्रैटेजी है आपकी इंडेक्सेस पर? थैंक यू मानसी फॉर इनवाइटिंग मी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो व्यू है थोड़ा कॉन्ट्रा है। उसका रीजन सिंपल है। टेक्निकल अगर बेसिस आप देखें, ट्रेंड लाइन एनालिसिस करें और आप ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखें, तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ज्यादा ओवरहीट हो चुके हैं और इनको एक कूल डाउन की जरूरत है, एक टेक्निकल डिप की जरूरत है। वो डिप
मोस्टली जिस तरीके से रैली आई है उसके बाद वो जो डिप होते हैं वो प्यार से नहीं आते। आपने देखा लास्ट वीक भी 500-600 पॉइंट का डिप यूं ही आ जाता था विदाउट एनी रीजन। तो मुझे लगता है कि यहाँ से लॉन्ग पोजीशन तभी बनाए जब थोड़ा सा एक डिप मिले। डिप के जो लेवल्स हैं मिनिमम यहाँ से 43,500 में देख रहा हूँ और 43,100 देख रहा हूँ। इमीडिएटली अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेंड लाइन है जिसको फॉलो करते हुए बैंक निफ्टी ऊपर तक आया था। वो ट्रेंड लाइन हमने ब्रेक की थी जिस दिन 1000 पॉइंट का फॉल आया था HDFC का जो न्यूज आया था MSCI का, और उसके बाद उसको उस ट्रेंड लाइन को हम नीचे से टेस्ट कर रहे हैं, जो नॉर्मली कई बार हुआ है जब वर्टिकल रैली आती है तो उसको नीचे से टेस्ट करने में हम नया हाई भी बनाते हैं, लेकिन थोड़े से आपको बेयरिश डाइवर्जेंसेस दिखेंगे मोमेंटम इंडिकेटर्स में, और वो चीज यहाँ पे क्लियरली दिख रही है। तो मैं इसमें ज्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे पता है एकदम हाई पे बुलिश होने में कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपका अपसाइड 100-200 पॉइंट है, डाउन साइड एक दिन में 1000 पॉइंट का आ सकता है। तो मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ थोड़ी सी मोमेंटम लूज हो, थोड़ा सा यहाँ पे मौके मिले तो एक डिप का वेट कर रहा हूँ। मेरा जो व्यू है कि अगर हम 44,200 के नीचे ही रहते हैं तो हम यहाँ से 43,500 550 तक एक डिप तो देख ही सकते हैं बेयर मिनिमम, इससे पहले कि हम ऊपर जाएं। और निफ्टी में अगर बात करें तो 18,460 की अगर हम नीचे रहते हैं, 460 470 जैसे कि श्रीकांत ने कहा कि 500 का एरिया रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 450 470 का। मुझे लगता है यहाँ से एक 18,300 तक का डिप बनता है। अगर वो आता है उसके बाद लॉन्ग करने की सोचें। राइट नाउ लॉन्ग तो बिल्कुल अवॉइड है, और स्टॉक्स में और इंडेक्स में बस वीक होने का इंतजार है। लेवल्स कुछ टूटते हैं, जैसे मेरा लेवल 43,950 900 का एरिया है, अगर वो टूटता है तो डेफिनेटली यहाँ से शॉर्ट पोजीशन नीचे के 300-400 पॉइंट की बनती है। अगर निफ्टी में देखें तो अगर 400 का एरिया टूटता है 18,400 का, तो डेफिनेटली यहाँ पे 310 280 तक के डिप मिल सकते हैं। तो दोनों में एक डिप का इंतजार है, वो आने के चांसेस ज्यादा है। ओवर हीटेड मार्केट को चेस करके कभी किसी ने पैसा नहीं बनाया। जैसे फैक्ट्स आते हैं कि लोग रिटेलर पैसे क्यों नहीं बनाते, क्योंकि वो अब एक्साइटेड होकर बुलिश होते हैं, ना कि एक डिप का वेट करते हैं। तो मैं वो गलती ना करना चाहूंगा, ना बताना चाहूंगा उसके बारे में। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेसन्स भी है इसके अंदर कि समझना चाहिए कि आप कोई भी चीज़ अगर ओवर हीटेड है तो कम से कम अगर आपसे हैंडल नहीं हो सकती आप उससे दूर रहें। क्यों एक्सपेरिमेंट करने जब हैंडल ही नहीं होना, और एक जो चीज़ पैसे से होगी वो पैसे से ही होगी। अगर आपकी कोई पोजीशंस आ गई हैं तो प्रार्थना से नहीं होगा, फिर वो पैसे से ही पोजीशंस बचेंगी। देखते हैं आगे चल के क्या होता है मार्केट के अंदर। श्रीकांत तो लक्ष्य का मोटा मोटी व्यू पॉइंट यही है कि अगर आपके पास लॉन्ग है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करो, और अगर आपके पास लॉन्ग नहीं है तो अभी इसको चेज ना करो, एकदम से थोड़ा रुक जाइए। हम इन दोनों एक्सपर्ट्स हैं क्योंकि दोनों टेक्निकल्स देखते हैं तो इन दोनों की ट्रेडिंग कॉल्स भी लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अविनाश जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो फंडा एनालिस्ट हैं, तो उनसे उनकी जरा कॉल एक पिक उनसे पता कर लेते हैं। अविनाश सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आज 0.1 से छूट गया ऑल टाइम हाई लगना, 0.1 से 44,000 का इंडेक्स है, 0.1 से छूटा है। खैर छोड़ देते हैं उसको हम। अविनाश सर कोई ऐसा फंडा कॉल बताइए जो इस बैंक निफ्टी की आपाधापी से, निफ्टी की आपाधापी से थोड़ा हट के आराम से उसकी निजी प्रॉपर्टी से वो चल जाए। उसके लिए इंडेक्स का चलना जरूरी ना हो, वो अपनी निजी प्रॉपर्टी से चले। गुड आफ्टरनून डिम्पी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में पहले तो ये स्टेट इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है। आई थिंक मार्केट्स लिक्विडिटी के जोर के ऊपर चल रही है। मुझे लग रहा है कि हम सभी को मार्केट की राइड एंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि करेक्शन आता भी है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स में हमने देखा है कि बाउंस भी उतना ही तेज और स्ट्रांगली आता है। तो रही बात इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मुझे लग रहा है कि देखिए ऑटो कंपोनेंट स्पेस में हमको लग रहा है कि अच्छी तेजी बन सकती है, और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं जैसे कि सुंदरम फास्टनर्स है, भारत फौज है, यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है। हमने काफ़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स ले ली है, और हमको लग रहा है कि सुंदरम फास्टनर्स ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की कंपनीज में भी अभी काफ़ी बिजनेस कमाने की बात कर रहा है। ऑलरेडी इनका बिजनेस बहुत फैला हुआ है, ऑटोमोबाइल में सारे सेगमेंट्स में काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर आपको सेफ और स्टेडी रिटर्न चाहिए तो ऐसे बाजार में जब ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बहुत भयंकर तेजी है, तो आपको वेल एस्टेब्लिश स्टॉक्स पे जहाँ पे लिक्विडिटी अच्छी है, एफआईएस का पार्टिसिपेशन अच्छा है, वहाँ पे नजर रखें। तो मुझे लग रहा है कि फ्रंट लाइन में सुंदरम फास्टनर्स, और मैं ये भी कहूँगा कि टाटा मोटर्स इवन एट द करंट लेवल अगर किसी को ऑटो में बेट करना
है तो ये सबसे चीप स्टॉक है। अगर आप मारुति को या महिंद्रा को कंपेयर करें तो वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ते हैं और 2-3 साल का जो इनका कैपेक्स का फेज था वो अभी खत्म हो चुका है। मेरे ख्याल से अभी ऑपरेटिंग लीवरेज आपको देखने को मिलेगा बहुत डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी और ओवरसीज मार्केट के लिए। तो मेरे ख्याल से टाटा मोटर्स में कोई भी गिरावट या कमजोरी या करेक्शन या सेल ऑफ आता है तो ये कम से कम साल भर में यहाँ से भी अच्छी खासी कमाई दिखा सकता है। तो टाटा मोटर्स और सुंदरम फास्टनर्स टिम्पी ये अच्छे कंपनीज है। मुझे लग रहा है कि इस बाजार में आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। मोटर्स 750 तक की टारगेट की बात करें, बड़ी बड़ी ब्रोकिंग हाउस की रिपोर्ट्स भी इसमें ऊपर के लेवल्स एरिया। विनाश को भी भरोसा है कि ये चाल अभी थमेंगी नहीं और चलेगी, और साथ ही कुछ दूसरे ऑटो एंसिलरी स्पेस में सुंदरम फास्टनर। लेकिन आज के ट्रेड्स कहाँ हैं? श्रीकांत, आज आप कौन से ट्रेड्स ले रहे हैं? श्रीकांत, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस, तो देखिए कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं कि जो अभी तक इस पर्टिकुलर रैली में अभी तक पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया है, बट फॉर्मेशंस इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट्स बन सकते हैं। गैस अथॉरिटी गेल, यहाँ पे हमें लगता है कि एक लॉन्ग की पोजीशंस बिल्कुल बनाई जा सकती है। 111, 111.5 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है और यहाँ से अगर ये स्टॉक चलता है तो फिर कम से कम मुझे लगता है कि ये 118 के लेवल्स दिखा सकता है। तो 108 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ गेल को लॉन्ग किया जा सकता है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि अगर 112 के ही लेवल्स है गेल के। और इसके अलावा अगर किसी एक स्टॉक पे अगर ध्यान देना है तो इसके बाद मैंने कौन सा दिया था, यस, टेक महिंद्रा। और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो वहां पे एक सिलेक्ट बाइंग दिखने को मिल रही है। और अगर यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में अगर थोड़ा सा भी अगर कूल ऑफ आता है तो मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम इज वेरी हाई। और कई बार हमने ऐसे देखा है कि मिड कैप या जो सेकंड लाइन आईटी कंपनीज होते हैं वहां पे मोमेंटम देखने मिलता है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में मोमेंटम है। टेक महिंद्रा हमें लगता है कि 100 डेज के एवरेज के ऊपर सस्टेन हो चुका है। तो यहाँ से ये स्टॉक जो है वो चल सकता है 1068 के करीब है, लेकिन हमें लगता है कि ये 1120 हो सकता है और 1040 का स्टॉप लॉस रख के हम टेक महिंद्रा को भी लॉन्ग कर सकते हैं। इनफैक्ट मिड कैप आईटी स्पेस में एक्शन भी हम देख रहे हैं और अब बड़ी दिग्गज कंपनियां भी हैं जो कि मूवमेंट दिखा रही है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, ये स्टॉक्स हैं श्रीकांत के रेडार पर। आईटी पैक्स है, इसके अलावा गेल पर भी खरीदारी की कॉल। लक्ष्य, आपने इंडेक्स पर सेल साइंस दिखाएं, क्या स्टॉक स्पेसिफिक भी गिरावट आपको दिख रही है? सेल स्ट्रैटेजी होगी, कौन से हैं स्टॉक आइडियाज जो आपने स्पॉट किए हैं? तो मानसी, स्टॉक में फाइनेंशियल्स में सेल है, आईटी में और ऑटो में कुछ ऐसे स्टॉक हैं जो थोड़ा भी चल सकते हैं। तो सबसे पहले बजाज फाइनेंस जो है वो मेरा सेल है। इसका जो स्टॉप लॉस होगा 67, 70, 80 के आसपास होगा और यहाँ से 66, 40 तक के टारगेट्स आ सकते हैं। करीब 2 से 3 दिन आप मान के चलो, बाई थर्सडे ऐसा डिप आ सकता है। बैंक निफ्टी मैंने ऑलरेडी बता दिया, 200, 250 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस है। अगर वो नहीं निकलता है तो डेफिनेटली यहाँ से हम 500, 700 पॉइंट का डिप देख सकते हैं स्पॉट लेवल पे। एचडीएफसी बैंक दूसरा स्टॉक है। करंट जो इसका स्टॉप लॉस होगा वो होगा आपका 1688, 1690 का, और मुझे लगता है यहाँ से ये 1635, 1640 की तरफ डिप आ सकता है। तो ये स्टॉक हो गए आपके जो बियरिश हैं। उसके अलावा अगर बुलिश की बात करूं तो यहाँ पे महिंद्रा काफी अच्छा लग रहा है मुझे, महिंद्रा एंड महिंद्रा, और विप्रो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आप करीब 1% का स्टॉप लॉस अगर लगा के आप यहाँ पे ट्रेल करेंगे इसको, तो मुझे लगता है अगले एक हफ्ते में ये थोड़ा सा आपको, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑलमोस्ट 1310, 1325 तक का लेवल दिखा सकता है, उसी तरीके से विप्रो आपको 395, 400 तक का लेवल दिखा सकता है। आपका जो स्टॉप लॉस विप्रो में होगा वो होगा 378, 380 का अप्रोक्सीमेटली आप रख लो। आप उसको ऐसा, स्टॉप लॉस में एक और बहुत लोग गलती करते हैं, लोग टच होते ही निकल जाते हैं, तो थोड़ा सा वहां पे वेट करना होता है, ऑब्जर्व करना होता है, कैंडल क्लोज होने का वेट करें, कम से कम आवरली 1 से 2 कैंडल उसके नीचे जब क्लोज हो तभी वो स्टॉप लॉस ऐसा माना जाता है। तो उस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ये 2 स्टॉक हैं जो बुलिश साइड है और बाकी जो 2 स्टॉक थे वो बेरिश साइड है। फाइनेंशियल्स में मैं बेरिश हूं फॉर अ डिप। ठीक है, फाइनेंशियल्स पे आप एक डिप की वेट कर रहे हो, इसलिए बजाज फाइनेंस आपके लिस्ट में है। शॉर्ट के एक बार वापस से दिखाइएगा टारगेट स्टॉप लॉस। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी दिख रही है, उस पर काफ़ी हद तक श्रीकांत और लक्ष्य दोनों का आम राय है कि आईटी की तरफ शिफ्ट हो सकता है। आईटी के पास अच्छी वैल्यूएशन है, वेटेज है मार्केट की। फाइनेंस के बाद दूसरा ऐसा सेगमेंट जो वेटेज रखता है बाजार में वो आईटी ही है।
एक और अपडेट भी आपको दे दें कि सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई होनी थी अडानी हिडेलबर्ग मामले की, वो टल गई है। आज फिर से डेट थी, फ्राइडे को ऑलरेडी बातचीत हो चुकी थी, लेकिन मामला इसी चीज़ पे आके रुक गया था कि कोर्ट से जो सेबी के वकील है उन्होंने ये कहा कि हमको 6 महीने चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आपको 3 महीने से ज़्यादा का वक्त अभी नहीं दे सकते। इस मामले की और सुनवाई होनी थी आगे, लेकिन फ़िलहाल वो अब टल गई है। ये एक आपको बता दें, इसलिए वेट ना कीजिएगा 2:30-3 बजे के लिए कि कहीं उनकी सुनवाई हो गई तो कुछ आएगा निकल के। आज कुछ नहीं आएगा, अब सुनवाई टल चुकी है। अब जैसी डेट आएगी हम आपको और बता देंगे। एक और पॉइंट है, बैंक निफ्टी के लिए वापस से प्रिपेयर हो जाइएगा। जो 0.1 पॉइंट छूट गया है ना, वो लग रहा है कि बैंक निफ्टी फिर से लगाना चाहता है, इसलिए 44,128 पे फिर से आ गया और नया हाई लगेगा 152 राउंड फिगर में। अब 152 जैसे राउंड फिगर हो जाएगा तो आपका नया हाई लग जाएगा, तो इसके लिए वापस से थोड़ा प्रिपेयर हो जाइएगा। खैर एनी हाउ, अलग अलग स्टॉक्स पे एक बार फिर से लौटते हैं और देखते हैं कौन कौन से शेयर्स और ज़रा ठीक लग रहे हैं यहाँ पे। एक सन टीवी नाम की कंपनी, या सन टीवी छोड़ते हैं, स्कॉट्स लेता हूँ, एक फ्लैग ब्रेकआउट हो रहा है इसमें। श्रीकांत एक बार जरा स्कॉट्स का चार्ट खोली तो ये ठीक मॉनसून के दौरान, यानी कि पहले से पता था कि कमज़ोर मॉनसून आ रहा है, थोड़ी गर्मी अपनी हीट दिखा भी रही है। क्या स्कॉट्स एक ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है इन बिटवीन? जरा चेक करेंगे आप। बिल्कुल, अगर एस्कॉर्ट्स की भी अगर बात करें तो यहाँ पे इनफैक्ट काफी अच्छा फॉर्मेशन है और कई सारे ऑटो कंपनीज में जो एक प्रीवियस अभी जो फॉल आया था उसमें अच्छा खासा करेक्शन कंप्लीट हो चुका है। यानी हर एक ऑटो कंपनी ने करेक्शन कंप्लीट किया है और हर एक में एक पुल बैक बना हुआ है। हमें लगता है कि ये पुल बैक और एक्सटेंड हो सकता है और हम शायद एक बार इवेंचुअली 2200 के लेवल्स देखेंगे, लेकिन ऑन इमीडिएट बेसिस अगर आप देखें तो जनवरी से अगर आप देखेंगे तो मल्टीपल टाइम्स एस्कॉर्ट्स ने 2140 2150 के करीब एक रेजिस्टेंस लिया है। हमें लगता है करंट लेवल से भी इसने जो बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन किया है, इसके बाद की जो रैली होगी वो 2150 तक हो सकती है। करंट लेवल से बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस बनाए और 2050 का स्टॉप लॉस रखे, जो काफी नियर बाय का स्टॉप लॉस है। तो 2050 के स्टॉप लॉस के साथ 2150 के टारगेट के लिए एस्कॉर्ट्स में लॉन्ग बनाए। राइट, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स है। लक्ष्य भी कह रहे थे कि वो फाइनेंशियल्स पे एक डिप देख रहे हैं, लेकिन लक्ष्य दूसरे और कौन सी पॉकेट्स चलेंगी? प्री सेल्स बुकिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आई है, कई सारी रियल एस्टेट कंपनी की डीएलएफ के नंबर्स में रिफ्लेक्ट हुआ और पूरा स्पेस चल रहा है। ऐसी कुछ फिगर्स अभी जिनके नंबर्स नहीं आए हैं, शोभा, अजमीरा, यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम तो बना हुआ है, पर क्या ये सस्टेनेबल मोमेंटम है? रियल एस्टेट स्पेस पे क्या व्यू बन रहा है? प्रियंका, मेरा मानना ये है कि यहाँ पे जो रैली आनी है, एंटिसिपेशन में की डिमांड अच्छी है। डीएलएफ ने जो बातें कही हैं और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से जो सेक्टर है काफी कुछ चल चुका है। मैं ये कहूंगा कि इस सेक्टर में कहते हैं ना कि जो न्यूज आने वाली है उसके पहले प्राइस इन हो जाता है, तो उसी तरीके से मुझे लगता है यहाँ पे जो भी तेजी थी काफी कुछ प्राइस इन हो चुकी है। थोड़ा सा ओवर हीटेड है, एक डिप का वेट करें। 420 के आसपास अगर डीएलएफ दोबारा मिलता है तो ये एक अच्छा बाइंग एरिया होगा। राइट नाउ अवॉइड करें, क्योंकि आपको पता है कि ब्रेकआउट जिस तरीके से हुआ है, दिस इज लाइक ए फ्लैश इन द पैन। अचानक से कोई खबर आई और लोग एक्साइटेड हो गए, बाय करने लगे, तो इसका डिप का वेट करें। 425 इज एरिया जहां पे इसको फिर से एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और ये काफी अच्छा स्टॉक है, ऑल टाइम हाई पे है, तो डेफिनेटली इसको ये चलेगा भी। और मेरा मानना है कि ये 500 550 तक जाएगा, लेकिन एक लाइन में नहीं जाएगा, और एक डिप यहाँ पे बनता है 425 तक का, जहां पे आप फिर से एंट्री लेने की सोच सकते हैं। और यही चीज सारे रियल एस्टेट सेक्टर में, सारे स्टॉक्स में है। एक टेक्निकल डिप 3 to 5% का है, उसके बाद ही आप ऐड करें, क्योंकि दैट इज हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड। मतलब अगर आपको पैसा बनाना भी है तो आप एकदम हाई पे खरीद के पैसा नहीं बना सकते, बिल्कुल थोड़ा डिप का वेट कर। जी जी, बिल्कुल सही कहा। रियल एस्टेट सेक्टर में हम देख रहे हैं एक अप साइकिल नजर आ रही है और इनफैक्ट आउट परफॉर्मर है ये सेक्टर अगर देखें, लेकिन काफ़ी अच्छे चल गए हैं स्टॉक्स। और डीएलएफ को लेकर पॉजिटिव कमेंट, लेकिन 425 तक के लेवल्स का इंतजार करें और गिरावट में खरीदें, आखिर मजबूती और लॉन्ग टर्म जरूर नजर आएगी। लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं और 3 बज गए हैं, हमारे खास सेगमेंट खबर गर्म है का वक्त हो चला है। रुक करते हैं इस सेगमेंट का।
डीलिंग रूम की गपशप का जायजा और कौन से शेयर्स हैं जिनमें खबर गर्म है, हमें शरद बता रहे हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, हमारी जो है बात डीलर्स और एनालिस्ट से हो रही है और आज फोकस में रहने वाला है स्मॉल कैप रेप्रो इंडिया। यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी 20% का अपर सर्किट पे है और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एचएनआईज में जो है बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने मिली है। लेकिन याद रखिए जिनके नतीजे थे लास्ट वीक वेडनेसडे को ही अनाउंस हो गए थे और चौथे तिमाही के नतीजे बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स देखने मिले थे और गाइडेंस में भी स्ट्रेंथ देखने मिला था। अब याद रखिए FY23 में कंपनी जो है EPS पॉजिटिव हो गई है, तो एक टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी और टर्न अराउंड थीम का जो है फोकस इसमें आ रहा है। लेकिन याद रखिए लंबे समय तक जो है इन्वेस्टर्स की जो पेशेंस है उसको टेस्ट किया गया था इस स्टॉक ने और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो की शेयर होल्डर्स है वो इंक्लूड करते बड़े दिग्गज शेयर के इन्वेस्टर जैसे कि विजय केडिया हुए, आशीष कचोलिया जी हुए और मलाबार इंडिया फंड जैसे दिग्गज फंड हाउसेज में जो है इन्होंने स्टेक लिया था। अब याद रखिए कंपनी की दो बिजनेसेस है, एक है ऑफकोर्स डिजिटल बिजनेस है बुक्स की और एक है प्रिंट बिजनेसेस। तो जो प्रिंट बिजनेसेस है वहाँ पे एक अच्छी री रेटिंग आई है और ऑफकोर्स 2 साल बाद जो है ये डिमांड देखने मिली है ऑफिस से भी और आप कह सकते हैं कि स्कूल से भी। और आप देखें कि पेपर स्टॉक्स में भी चौथे तिमाही में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में कंपनी ने कहा है कि ONDC से बेनिफिट आ सकता है, जो गवर्नमेंट ने नेटवर्क लगाई है जहां पे क्रॉस सेल हो सकता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। तो इन जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो है रेप्रो इंडिया फोकस में रहेगा और मार्च के लो से स्टॉक ऑलरेडी 44% ऊपर है। बिल्कुल शरद, शुक्रिया। काफ़ी डिफरेंशिएटेड स्टॉक है रेप्रो इंडिया और 2 बिजनेस सेगमेंट्स हैं जिसमें कंपनी कार्यरत है। आपको बता दें प्रिंटिंग और डिजिटल बुक दोनों बिजनेसेस में हमने ग्रोथ भी देखी है, अच्छे नंबर्स का भी रिकॉर्ड है। ONDC जो कि लेटेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो कि लगातार पिछले हफ्ते फोकस में रहा, उस नेटवर्क से भी फायदा मिल सकता है कहना है कंपनी का। और बड़े दिग्गज निवेशक का भी इस कंपनी में शामिल हुए हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं फंड बैंक भी काफी पॉजिटिव। रेप्रो इंडिया ऑलमोस्ट 20% के अप मूव। श्रीकांत, क्या आपने इस स्टॉक को कभी चेक किया है, आपके रेडार पर है और कोई राय इस पर आपकी होगी? अच्छी मजबूती है HNI की बाइंग के बल पर। बिल्कुल, इनफैक्ट हमने इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 में इसमें एक अच्छे पैटर्न को देखा था, फिर वापस एक करेक्शन आया था। और इस पर्टिकुलर स्टॉक को देखें तो हमें ये स्टॉक इसके लिए अच्छा लगता है क्योंकि इसने एक अपना एक फंडामेंटल लेवल बना लिया है अराउंड 350-370 लेवल्स। सो मल्टीपल टाइम्स उन्हीं लेवल्स के करीब आने के बाद अगर कोई स्टॉक अगर रिकवर होता है, जैसे कि कजार या सिरामिक अगर आप देखें तो एक टिपिकल फॉर्मेशन है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल्स के करीब आता है, सपोर्ट लेता है, रिबाउंड हो जाता है। सिमिलरली रेप्रो इंडिया में भी 350-370 पे आने के बाद एक अच्छी तेजी बनी है और हमें लगता है कि ये कम से कम 650 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी हमें लगता है कि अगर इसमें कोई लॉन्ग पोजीशंस अगर है तो बने रहे, फ्रेश पोजीशंस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अगर पोजिशनल व्यू है, अगर डिलीवरी बेस या इन्वेस्टमेंट व्यू के बेसिस पे अगर कुछ खरीदना है तो बिल्कुल खरीदे और 600 से लेकर 650 के टारगेट्स के लिए रुके। ठीक है। एक दो चीज़ और यहाँ पे मार्केट्स में दिख रही है जहाँ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इंडेक्स ना 1 मिनट के लिए आप भूल जाइएगा, ये हमने भले ही आपके लिए टिकर चला रखा है आपकी सुविधा के लिए कि जैसे हम 10-20 पॉइंट रह जाएंगे दूर हम निफ्टी बैंक पे फिर से आ जाएंगे। अभी हम 100 पॉइंट उससे पीछे आ चुके हैं और ये निफ्टी की अभी आज की जो 2-3 कैंडल्स लास्ट में बनती दिख रहे हैं ना, टिपिकली प्रॉफिट बुकिंग है या फिर ये कहें कि ऑल टाइम हाई आज बैंक निफ्टी का एंजॉय करने के बाद थोड़ा सब साइडवेज होने की तैयारी हो रही है। देखते हैं कल क्या करता है। मेरे को ऐसा लगता है कि शायद अगर कल गैप नहीं मिला तो एक बार हम वापस थोड़ा फिसल सकते हैं। आगे आते हैं। अविनाश सर, प्रेस्टीज एस्टेट को आप कवर करते हैं क्या? प्रेस्टीज एस्टेट अगर कवर करते हैं तो ज़रा इसके बारे में बताइए सर आप। डिम्पी ये बैंगलोर बेस्ड रियल एस्टेट प्लेयर है, काफ़ी प्रीमियम प्रॉपर्टीज और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स इन्होंने डिलीवर किया है। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का मार्केट रियल एस्टेट में चल रहा है, बैंगलोर में भी इनके काफ़ी कॉर्पोरेट कस्टमर्स है, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए रियल एस्टेट का जो बिजनेस है, अभी हाल ही में मैं रिपोर्ट एक पढ़ रहा था एम्बिट का, तो उन्होंने कहा है कि जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है वहाँ पे कोई भी कटाई नहीं हो गई है। इनफैक्ट इन्वेंट्री का जो सेल है उसका कहीं ना कहीं कोई भी इम्पैक्ट इंटरेस्ट रेट से नहीं हुआ है। तो आने वाले 1.5-2 साल के लिए तो लगता है कि ये जो तेजी है रियल एस्टेट में चलती रहेगी और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रियल एस्टेट में प्राइसेस बढ़ते हैं तो पूरा जो बेनिफिट होता है सेलिंग प्राइस का वो ऑलमोस्ट 70-80% पीबीटी लेवल तक आता है। तो कहीं ना कहीं प्रेस्टीज एस्टेट जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से काफ़ी वेल एस्टेब्लिश प्लेयर है और आने वाले 1-2 साल में जिस प्रकार की पाइपलाइन है इनकी इन्वेंट्री की, प्लस जो नए प्रोजेक्ट्स इन्होंने अनाउंस किया, डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है।
राइट, कुछ और भी टेक्निकल ट्रेड्स ले लेते हैं। लक्ष्य, आज एमसीएक्स पर भी काफी अच्छा इंटरेस्ट दिखा है, अच्छे शॉट्स भी कवर हुए हैं। क्या इसमें इन लेवल्स पर भी एंट्री पॉइंट ढूंढना चाहिए? तेजी हो सकती है अभी आगे भी? एमसीएक्स का स्ट्रक्चर अच्छा है, यहाँ पे बाय द डिप का स्ट्रक्चर है, तो अगर आपको थोड़ा सा डिप मिलता है यहाँ पे 1360 तक का, तो आप बाय कर सकते हैं। ओवरऑल ये मुझे लगता है कि 1400 1420 की तरफ जा सकता है, बट डिप में बाय करें। थोड़ा सा 8 से 10 रुपए यहाँ से फिसलता है, तो वो एक अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है। चलिए, एमसीएक्स प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर फोकस है और एसटीबीटी की राय यहाँ पर लक्ष्य की तरफ से आती हुई। लेकिन बॉन्ड यील्ड, जिसकी थोड़ी देर पहले हम निकुंज से भी चर्चा कर रहे थे, उस पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च और आपके लिए जानना काफी जरूरी है कि बॉन्ड यील्ड में जो बदलाव हो रहे हैं वो भारतीय बाजार के लिए कितने फायदेमंद नजर आ सकते हैं। भारत की 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो है 7% के नीचे फिसल चुकी है, और यील्ड में गिरावट क्यों आई है और इसके मायने क्या है और असर कैसा दिखेगा, इस पर एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हर्ष ने तैयार की है। हर्ष, आप बताइए। जी हाँ, तो एक कॉज इसका, एक पॉसिबल रीज़न है कि ग्लोबली जब ग्लोबल मार्केट्स, सारे मार्केट्स को देखें, यूएस, यूरोप, अक्रॉस द बोर्ड बॉन्ड यील्ड्स में एक घटान आई है, एक रिडक्शन आया है, कूल ऑफ हुआ है। और उसकी ये एक वजह है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अब लार्जली रेट हाइक्स के बदले पॉजिंग पे फोकस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो कि एक शार्प रेट हाइक आ चुका है, उसका क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे और इकोनॉमिक फैक्टर्स और नंबर्स पे, ये सारे सेंट्रल बैंक्स उसको ऑब्जर्व करना चाहता है, देखना चाहता है बिफोर वो नेक्स्ट मूव करे रेट्स पे। तो इसके वजह से बॉन्ड यील्ड्स में ग्लोबली 10 ईयर बेंचमार्क्स पे एक कूल ऑफ आया है। ऑल्सो इसकी दूसरी वजह ये भी है कि जब हम फाइनेंशियल सिस्टम को देखें तो क्रेडिट स्विस, एसवीबी के इंसिडेंट्स के बाद थोड़ा शेकन है फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके वजह से उसको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए सेंट्रल बैंक्स ने अब के लिए एक्सेलरेटर से पांव हटा दिया है, जिसके वजह से बॉन्ड यील्ड्स पे इम्पैक्ट आया है, सारे बॉन्ड यील्ड्स घट गए हैं। अब देखते हैं इसका इम्पैक्ट मार्केट्स पे कैसे आएगा। तो एक है कि जो बॉन्ड प्राइसेस है वो इन्वर्स रिलेशनशिप में काम करते हैं बॉन्ड यील्ड्स पे। तो बॉन्ड यील्ड्स जब गिरते हैं तब बॉन्ड प्राइसेस बढ़ते हैं। तो ये एक इम्पैक्ट आएगा कि जो डेट फंड्स है जिन्होंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किए हैं उनके रिटर्न स्लाइटली अच्छे आएंगे ये टाइम अराउंड। जब सेकंड इम्पैक्ट देखते हैं तो जो कॉरपोरेट डेट है जो बोरो करते हैं मार्केट से, उनका जो रेट ऑफ बोरोइंग है वो नीचे आएगा थोड़ा बहुत, क्योंकि 10 ईयर इंडिया बॉन्ड यील्ड के साथ उनका बेंचमार्किंग होता है। तीसरा कि जब बॉन्ड्स में रिटर्न्स कम आते हैं तो इन्वेस्टर्स इक्विटीज़ पे जाते हैं, तो इक्विटीज़ में शायद से फंड का एलोकेशन थोड़ा बढ़ जाए। तो ये 3 फैक्टर्स पॉसिबली इम्पैक्ट होगा ये पर्टिकुलर बॉन्ड यील्ड घटने का। हर्ष, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छे से आपने बताया, सारे मैटर्स को क्लियर भी किया। मोटा मोटी अगर आप इसमें से एक लाइन भी देखेंगे ना तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा, इन्वर्स रिलेशन है मार्केट का और बॉन्ड का। जब बॉन्ड मार्केट गिरेगा तो बाजार चलेगा और बाजार गिरेगा तो बॉन्ड मार्केट चलेंगे, ये इन्वर्स है। ये सिर्फ इतना याद रखने वाली पॉइंट है। शायद यही बड़ी वजह है जब मार्केट्स चल रहा है तो हाई बीटा सेक्टर्स को लेके चल रहा है, उसमें से रियल एस्टेट। अब रीजनिंग कुछ भी हो सकती है कि वो साइकिल है या ब्याज दरें बढ़ना रुक जाएंगी, ये है। दूसरा ऑटोस, अब उसकी रीजनिंग ये हो सकती है कि ई व्हीकल्स है, डिमांड काफ़ी अच्छी है, डिस्पोजेबल खर्च हो रहा है, कुछ भी आप कह सकते हैं। एक होता है अर्बन डिमांड, वो भी बढ़ेगी। आप देखेंगे कि अर्बन डिमांड में जैसे आप फ्लाइट्स की टिकट लेते हैं, जोमेटो का बिल बड़ा होगा आपका, ये अर्बन डिमांड भी इसी का भी एक सूचक होता है। अविनाश सर, ये जो 3 सेक्टर्स हैं, रियल एस्टेट, ऑटो और एक अर्बन कंजम्पशन, इन तीनों में से कोई भी एक, तीनों सेक्टर्स में से कोई भी एक आप शेयर हमको बता सकते हैं? क्योंकि हम थीम समझ रहे हैं, मार्केट का जिस्ट समझ रहे हैं, बट शेयर पकड़ने में दिक्कत हो रही है, वो आप हमारी हेल्प कीजिए जरा। नहीं, इनफैक्ट डिम्पी देखिए, रियल एस्टेट में एक सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ पे एक छोटी कंपनी है जिसका नाम है अनंतराज। ये एनसीआर रीजन में काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। अभी इस कंपनी की जो बिजनेस मॉडल है इसमें बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक्चुअली इस कंपनी का जो लैंड बैंक
बैंक है, करीबन 100 एकड़ जमीन है एनसीआर में, जहाँ पे डीएलएफ ने उनका लग्जरी प्रोजेक्ट्स बेचा है, वहीं पे इनका सेक्टर 68 में काफ़ी बड़ी जगह है। तो नंबर्स तो इस साल काफ़ी अच्छे थे, 150 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 50 करोड़ था। बट अभी जो बिजनेस में ये एंटर कर रहे हैं वो डेटा सेंटर का बिजनेस है। डेटा सेंटर में इन्होंने ऑलरेडी 3 मेगावाट की कैपेसिटी डाली है, सितंबर में और 3 मेगावाट आ जाएगा और अगले साल तक ये 21 मेगावाट्स एस्टैब्लिश करेंगे। तो डेटा सेंटर के बिजनेस में मुझे लग रहा है कि बहुत भयंकर तेजी दिख रही है। क्लियरली इनके पास बिल्डिंग थी, प्रॉपर्टी थी, तो एग्जीक्यूशन स्पेस इनके लिए बहुत काफी स्ट्रांग है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगले 1.5 साल में या साल 1.5 साल में जो ऑपरेटिंग लेवरेज डेटा सेंटर के बिजनेस से आएगा वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इन्होंने 300 मेगावाट की कैपेसिटी डाली है। जैसे जैसे नई कैपेसिटी आएगी तभी आपको ये अर्निंग्स में रिफ्लेक्शन होगा। ऑलरेडी 3 मेगावाट रेलटेल को इन्होंने बेचा है और इसका रेवेन्यू फ्लो अप्रैल से शुरू हो चुका है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है अच्छी खासी तेजी आ सकती है अगर आपको इनको थोड़ा सा लंबा समय आपके पास है, क्योंकि ये ऐसे इग्नोर्ड स्टॉक है, ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, बट अर्निंग्स पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बढ़िया लग रहा है। ठीक है, आपको अर्निंग पोटेंशियल के लिहाज से आनंदराज अच्छा लग रहा है। एक और स्पेस है और हमने देखा भी कि अप्रैल में इनफैक्ट म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ से मेजरली फंड्स आउटफ्लो ही देखने को मिले हैं, वो है टेलीकॉम। और टेलीकॉम की एक बड़ी कंपनी भारती एयरटेल, जिसके नंबर्स आने हैं। सुमित ने एक बार एक एक्सपेक्टेशन प्रीव्यू तैयार किया है कि नंबर्स आने कैसे चाहिए। हालांकि पिछले 6 महीने में आप भारतीय एयरटेल की मूवमेंट देखें तो 11% लगभग नीचे रहा है काउंटर। क्या किसी तरह की स्ट्रेंथ नंबर से मिल सकती है, कोई ट्रेड बनता है, फिर ट्रेड भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले नंबर समझते हैं सुमित से। अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो म्यूटेड सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड है। रेवेन्यू और एबिटा में करीब 2-2.5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस। एबिटा मार्जिन्स लार्जली फ्लैट होंगे अराउंड 51.4% के आसपास, बट नेट प्रॉफिट में 81% का ग्रोथ होगा। बट एयरटेल के नंबर्स में इंडिया मोबाइल बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस रहा है वो ट्रैक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू ग्रोथ जो होगी इंडिया मोबाइल बिजनेस की वो सिर्फ 1.5% की होगी, जो कि सबसे स्लोएस्ट रेवेन्यू ग्रोथ होगी पिछले 10 क्वार्टर में। और ये इसलिए है क्योंकि कोई भी ब्रॉड बेस्ड टैरिफ हाइक नहीं लिया गया था Q4 ऑफ FY23 में। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आरपू का जो नंबर है वो 196 के आसपास आने की एक्सपेक्टेशन है। पिछले क्वार्टर ये नंबर 193 का था। अब जो भी ये मार्जिनल ग्रोथ हमें आरपू में देखने मिल रहा है वो इस कारण है क्योंकि जो मिनिमम रिचार्ज प्लान्स थे वहाँ पे एक हाइक देखने को मिला था हमें। और ये जो मिनिमम रिचार्ज प्लान्स में हाइक था ये स्टैगर्ड बेसिस में लिया था कंपनी ने पैन इंडिया वाइज अगर आप देखेंगे तो। और इसी कारण इसका पूरा बेनिफिट Q4 में रियलाइज़ नहीं होगा, जबकि Q1 ऑफ FY24 में रियलाइज़ होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सब्सक्राइबर बेस में भी मार्जिनल ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बट कुछ एनालिस्ट ऐसा भी कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर बेस जो है वो डिक्लाइन भी कर सकता है एयरटेल का। तो ये नंबर ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अदर बिजनेसेस जो है, जो कि ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइज है, उसमें अच्छा खासा रेवेन्यू ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, बट DTH बिजनेस की जो परफॉर्मेंस होगी वो सिक्वेंशियल बेसिस पे वीक आ सकती है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। अब अफ्रीका के नंबर्स कुछ दिन पहले ही कंपनी ने रिपोर्ट कर दिए गए थे और वो नंबर्स pretty मच इन लाइन थे स्ट्रीट एस्टिमेट्स के सामने। अब रिजल्ट्स के अलावा किन चीज़ों पे ध्यान रखनी होगी, सबसे पहले मैनेजमेंट कमेंट्री क्या आ रही है टैरिफ हाइक को लेके, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उसके अलावा 5G को लेके क्या इमर्जिंग ट्रेंड्स उन्हें देखने मिल रहे हैं, कैसा सब्सक्राइबर एडिशन का पेस रहा है, ये जानना भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे चल के क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर के प्लान्स है और बाकी बिजनेसेस में कैसा रेवेन्यू ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, इन चीज़ों पर ध्यान रखनी होगी भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स पर। समित, यानी नंबर्स वीक आ सकते हैं। टैरिफ हाइक तो लिया नहीं कंपनी ने, और आप ये बता रहे हैं कि शायद सब्सक्राइबर बेस भी सरप्राइज नेगेटिवली कर सकता है। ठीक है, एक बार ट्रेड डिस्कस करते हैं। श्रीकांत बताएं, भारतीय एयरटेल कुछ खास परफॉर्मेंस दी भी नहीं है, क्या बहुत हद तक रिजल्ट्स जो है वो फैक्टर इन है प्राइस में, कैसे मूव हो सकती है? तो देखिए अगर इसके चार्ट को देखें तो यहाँ पे इंडिकेशंस कुछ अलग है। यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना है वो राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना है और लगातार इसने 5 डेज के एवरेज को और 100 डेज के एवरेज को मेंटेन किया है। आज के दिन में भी अगर आप देखें तो करेक्शन के बाद इसमें एक रिकवरी बनी और 5 डेज के एवरेज को अभी तक वो मेंटेन कर रहा है। ओवरऑल फॉर्मेशन को देखते हुए हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 850 से लेकर 850 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग पोजीशन है तो उसमें बने रहे। बिल्कुल स्टॉप लॉस हम रिवाइज करके रख सकते हैं एट 770 और टारगेट्स नजर आते हैं 850 और 850 के। करंट लेवल से अगर कोई और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो भी ये स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन अगर कुछ कॉल ऑप्शंस बनाने हैं तो कॉल ऑप्शंस भी बना सकते हैं, सो दैट अपनी रिस्क कम हो जाएगी। लेकिन चार्ट्स जो है वो जो इंडिकेशंस है उसके विपरीत बने हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर
नतीजों पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन टेक्निकली चार्ट्स जो है काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। 850 तक के टारगेट्स हाई कर रहे हैं श्रीकांत, इस पर नजर रखनी होगी। भारतीय एयरटेल आज भी करीब ½ % की तेजी दिखाते हुए। लेकिन अविनाश सर, कमिंग बैक टू यू और बैंक्स फाइनेंशियल से ही एक काउंटर, बैंक ऑफ बड़ौदा कंपनी के नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं अच्छा एक्शन है। और क्या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल में पिछले जो नंबर्स आते हुए देखने को मिले हैं, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इन सब में एक चीज़ थी, नेट इंटरेस्ट इनकम जो है लगातार बढ़ोतरी होती हुई, क्रेडिट ग्रोथ सिनेरियोज पॉजिटिव होते हुए, डिपॉजिट ग्रोथ और साथ ही लगातार NPAs का कम होना। इसी तरह के ट्रेंड क्या आपको लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा या आने वाले जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की बड़ी दिग्गज और छोटी मझौली कंपनी है उनमें डेवलप होंगे, और इस तरह की ट्रेंड हम देखेंगे बैंक्स में, बैंक ऑफ बड़ौदा पर पर्टिकुलरली? नहीं, बिल्कुल मानसी, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में हमको लग रहा है कि जनवरी टू मार्च का जो क्वार्टर आएगा वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, बोथ एसेट क्वालिटी, लोन बुक ग्रोथ एज वेल एज प्रॉफिट ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मुझे लग रहा है कि जब तक क्रेडिट ग्रोथ 14-15% एवरेज होता है, तब तक बैंक ऑफ बड़ौदा को अपनी बैलेंस शीट एक्सपांड करने में काफ़ी मदद मिलेगी। बोथ रिटेल एज वेल एज कॉर्पोरेट कैपेक्स डिमांड अच्छा है। मुझे लग रहा है कि FY24 भी इनके लिए काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। और मेरे ख्याल से जो सारे फ्रंटलाइन बैंक्स हैं, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI भी मेरे ख्याल से 18 तारीख को रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी, तो कहीं ना कहीं मार्केट डेफिनेटली ग्रोथ कमेंट्री देखेगी। और जो अभी रिसेंटली RBI ने कहा है कि ECL प्रोविजंस करना है सारे बैंकों को, तो यहाँ पे मार्केट काफ़ी कीनली वेट कर रहा है कि ये कब से इम्प्लीमेंट होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ECL प्रोविजंस इम्प्लीमेंट होते हैं तो थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट सारे बैंक्स को फेस करना पड़ेगा। बट अभी तक तो फिलहाल RBI ने कहा है कि वो सिर्फ एक डिस्कशन पेपर है, बट प्योरली नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि आपको एक अच्छी अपटिक नियर टर्म में देखने को मिल सकती है। ओके, ठीक है, ये BOB पे रिकमेंडेशन है। लक्ष्य, जरा मैं 2 सवाल आपसे पता करता हूँ, जरा जल्दी जल्दी बताइएगा कि उनके अंदर क्या करना है। पहला है CUB, सेंट्रल यूनियन बैंक, छोटा बैंक है वेटेज के हिसाब से। जब आप बैंक निफ्टी के बारे में चर्चा करोगे इसके बारे में जिक्र भी नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये शेयर अब वापस से चलने की तैयारी कर रहा है, इसका एक ब्रेकआउट जैसा हो रहा है। एक बार जरा चेक करेंगे आप, CUB प्लस करना है। जी, वीकली चार्ट्स में ये अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पे राइट नाउ है। अगर इसको ब्रेक करता है तो बुलिश है, तो इसका लेवल 143 है जिसके ऊपर ये बुलिश होगा। राइट नाउ आप थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि अगर इसको चलना ही है तो एक बड़ा मूव 143 के ऊपर ही आएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पे है, यहाँ से कई बार रिवर्सल्स भी आते हैं शार्प, तो थोड़ा सा वेट कर लेना बेटर है। लेकिन 143 अगर क्रॉस होता है तो आपका टारगेट अगला 155 एंड 165 की तरफ जा सकता है ओवर ए पीरियड ऑफ 2 to 3 वीक्स। तो काफी अच्छा मोमेंटम पिक कर सकता है 143 के ऊपर। ठीक है, तो फिर एक काम आप और करो, एक शेयर मैं आपको और बताता हूँ। अगर आपने इसमें कंडीशन डाली है तो जरा कैंपस शू आप चेक करना, कैंपस एक्टिव वेयर के नाम से आपको मिलेगा, कैंपस डालेंगे आ जाएगा शेयर आपके पास। जी, ये अपना बेस कंफर्म कर चुका है सर। अगर ये बेस कंफर्म कर चुका तो इसको मैं प्लस करूंगा, नहीं तो मैं छोड़ रहा हूँ इसको भी। जी, राइट नाउ बेस कंफर्म ऐसा कुछ इसमें साइन नहीं है कि बेस कंफर्म किया था, बस ये एक डेड कैट बाउंस है, क्योंकि काफी बड़ा फॉल आ चुका है ऑलरेडी हाई से। तो मुझे लगता है ये थोड़ा और कंसोलिडेट करेगा, 325 से लेके 380 के बीच में ही कंसोलिडेशन चलना चाहिए, और ये बुलिश होगा 377 के ऊपर। तो जब तक 377 सरप्राइज करके हमें नहीं निकाल देता है तब तक हम वेट करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग नहीं है, कंसोलिडेशन जोन में अभी ये फंसा रह सकता है। और 377 375 के ऊपर ही कंसोलिडेशन से निकलेगा तो फिर आपको एक अच्छा अपसाइड मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली 410 425 तक का, मे बी एक महीने के अंदर। ओके, ठीक है, ये कैंपस पर बात हुई, लेकिन आज जिस मैटर पर नज़र बनी हुई थी वो थी अदानी हिंडनबर्ग मामले। आज किस तरह की रुख रह सकता है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन वहाँ सुनवाई टल गई है। क्या नया अपडेट है, ये बताने के लिए प्रकाश हमारे साथ बने हुए हैं। प्रकाश, बताएं क्या अब नई सुनवाई कब हो सकती है, कुछ डिटेल्स निकल कर आए आपके पास? देखिए, अदानी हिंडनबर्ग मामले की जो सुनवाई थी आज होनी थी, 57 नंबर ये मामला था, कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड जो बेंच है उसके सामने। लेकिन समय की कमी की वजह से इस मामले की सुनवाई आज नहीं हो पाई, ये मामला आज टल गया। हालांकि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मामले की सुनवाई कल हो। कितने बजे ये मामले की सुनवाई होगी ये शाम तक क्लियर हो जाएगा, लेकिन बेंच ने ये कहा है कि आज समय की कमी है, लिहाजा वो कल मामले को सुन सकते हैं। यानी कि दोनों ही जो मामला है जिसमें कि सेबी ने ये अपील की है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उसे जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का अतिरिक्त वक्त चाहिए, इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई कल होगी। हालांकि
पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 6 महीने नहीं, आप 3 महीने का वक्त ले लीजिए, क्योंकि 2 महीने का वक्त आपको पहले भी मिला हुआ था। लेकिन सेबी लगातार अपनी तरफ से ये कह रहा है कि जिस तरीके के नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है इस मामले में, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी है, ऑफशोर कंपनीज भी इसमें इन्वॉल्व हैं, उसको देखते हुए 6 महीने का वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 3 महीने का वक्त लीजिए। पिछली सुनवाई में इस मामले पर सहमति नहीं बन पाई, लिहाजा ये मामला आज लिस्टेड था, लेकिन समय की कमी की वजह से इस पर भी आज सुनवाई नहीं हो सकी और अब ये मामला कल इस पर सुनवाई हो सकती है। कल इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है। जो दूसरा मामला है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट कंस्टिट्यूटेड जो कमेटी थी, जो 6 मेंबर कमेटी थी, जिसका गठन इस बात के लिए किया गया था कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद इन्वेस्टर्स के हितों की रक्षा कैसे की जाए, उस पर कमेटी अपने सुझाव दे, अपनी बात रखे कि कौन कौन से ऐसे मसले हैं जिसको कि ध्यान में रखने की ज़रूरत है। लिहाजा कमेटी ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। हालांकि ये सील्ड कवर में है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट देखी नहीं है, लिहाजा अपना ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते हैं। आज उस पर भी सुनवाई होनी थी, लेकिन वो भी टल गया। अब इन दोनों ही मामलों पर कल सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट अपना ऑब्जर्वेशन दे सकता है कमेटी की रिपोर्ट पर कि इसका क्या किया जाए, इसको पब्लिक डोमेन में रखा जाए, या फिर मार्केट रेगुलेटर को कोई ज़रूरी निर्देश दिए जा सकते हैं कि कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं उसको कैसे लागू किया जाए। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर कल फिर से सुनवाई हो सकती है। कितने बजे सुनवाई होगी ये आज शाम तक क्लियर हो जाएगा। जी, यानी अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, कल सुनवाई हो सकती है या नहीं हो सकती है, ये भी आज शाम को पता चलेगा। लेकिन 6 मेंबर कमेटी, नंदन नीलेकानी जैसे लोग हैं उसमें, बड़े डिग्नेटरीज हैं उसमें, और उन्होंने अपनी ज़रूर अपने ऑब्जर्वेशंस, अपनी जो उस कमेटी ने अपने जो सुझाव है वो सौंप ज़रूर दिए। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश, इंतज़ार रहेगा आपसे इस पूरे मैटर पर अपडेट का। वेरी क्विकली चलिए अब एक बहुत क्विक BTST ट्रेड्स ले लेते हैं। लक्ष्य, जाते जाते आप ट्रेड्स क्या लेंगे? बाजार थोड़ा सा तो लाइट हो रहा है, कल अगर थोड़ा दबाव रहता है तो क्या सेफ साइड, फार्मा, डिफेंसिव, इन पर नजर रखनी चाहिए? मेरा मानना है कि अभी भी ऑटो ही स्ट्रॉन्ग एक सेक्टर दिख रहा है मुझे, जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो डिप में वो बाय है, लेकिन यहाँ पे आईटी, जिससे हम उम्मीद कर रहे थे कि अगर बैंक निफ्टी पीछे आता है तो आईटी संभालेगा, तो अभी तक आईटी ने ऐसे साइन नहीं दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल निफ्टी में फिलहाल मैं शॉर्ट पोजीशन कैरी करने के पक्ष में रहूंगा। अगर कोई सेफ स्ट्रैटेजी अपनाना चाहता है तो कॉल सेलिंग बेटर स्ट्रैटेजी होगी। लेकिन यहाँ से एक डिप, जैसा मैंने कहा आधे घंटे पहले, कि जिस एरिया पे हम गए वहां पे काफी रेजिस्टेंस है, सप्लाई होगी, पुराना ऑल टाइम हाई है, तो डेफिनेटली सेलिंग आएगी। और अगर आप निफ्टी को देख रहे हो यहाँ पे, तो निफ्टी में जो पूरा अपसाइड आया है वो बैंक निफ्टी के दम पे आया है। तो अगर बैंक निफ्टी में हम बहुत ज्यादा ओवर हीटेड है और बैंक निफ्टी गिरेगा, तो निफ्टी को बचाने वाले जो आईटी है या रिलायंस है वो तो वैसे भी नहीं चल रहे हैं। तो व्यू यहाँ पे ओवरऑल अभी एक प्रॉफिट बुकिंग का ही है, यहाँ पे एक डिप आ सकता है, तो इसीलिए बियरिश व्यू लेकर चले फाइनेंशियल्स में। और आईटी में मैं बियरिश नहीं होऊंगा, क्योंकि आईटी जैसा सब मोस्टली यही व्यू है कि आईटी ज्यादा नहीं गिरेगा, लेकिन फिलहाल तो वीक दिख रहा है। तो लेकिन फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो एक डिप मिल सकता है, तो वहां पे शॉर्ट पोजीशन, जैसे बजाज ट्विंस हो गए, आपका एक्सिस बैंक है काफी चल चुका है, SBI है, ये स्टॉक सारे थोड़ा डिप दे सकते हैं 1 to 2% अपने करंट हाई से, जो आज का हाई है। ओके, ठीक है। श्रीकांत, आपकी तरफ से कोई BTST STBT? तो देखिए यहाँ पे 2 स्टॉक्स मुझे नजर आते हैं। एक तो है KPIT। ये एक स्टॉक कई दिनों से हायर बॉटम फॉर्मेशंस बनाते जा रहा है। इसके डबल टॉप जैसे फॉर्मेशन बने थे पास्ट में, और तब के जो हाईएस्ट लेवल्स थे वो तकरीबन थे 950 के। तो डिम्पी आज के फॉर्मेशन के बाद मुझे लगता है कि इसमें इतना स्ट्रेंथ है कि शायद ये स्टॉक अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करते हुए 950 को यानी कि क्रॉस करते हुए 1000 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से KPIT लॉन्ग करके चले 923 में, स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे एट 900 रुपीज। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि क्लीन साइंस ये एक ऐसा स्टॉक है कि जहाँ पे लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनी है, और आज के दिन में नो डाउट कि ये चल चुका है 2-2.5% ऊपर है, लेकिन वॉल्यूम्स भी इसमें कंसिडरेबल है और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है ये। तो 1535 के ऊपर जो नेक्स्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1575 से लेकर 1600 रुपए के। तो करंट लेवल से क्लीन साइंस को भी लॉन्ग करें, जो 1540 के करीब ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 1510 रुपए का।
ठीक है, 2-2.5 मिनट रह गए मार्केट के आज की क्लोजिंग की तरफ से। अब आप शेयर्स पे ज़रा ध्यान ना दीजिए, जो हुआ है आज उसको ही सिर्फ रिकॉल कीजिए। जैसे हम एग्ज़ाम्स में रिवीजन करते थे पेपर सबमिट करने से पहले, ठीक वैसे ही मार्केट का हिस्सा होता है। 2-4 मिनट लास्ट में बिल्कुल रुक जाने चाहिए और देखना चाहिए कि बाज़ार के अंदर आज हमसे क्या गलती हुई, क्या ठीक हुआ, किस चीज़ पे हमने नोटिस किया, और उसकी अगर आपको रीडिंग लिखने की आदत है तो फिर आप बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, देखते हैं आज मार्केट के अंदर क्लोजिंग कहाँ पे मिल रही है। आज जो बढ़ने वाले शेयर्स, या फिर ये कहें कि जिन्होंने आज बाज़ार को काफ़ी हद तक स्ट्रेंथ दी है, अगर आप निफ्टी के टॉप गेनर्स उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा आज बैंकिंग का ही बोलबाला या फिर ऑटोज़ का बोलबाला ज़्यादा था। हीरो मोटोकॉर्प 3% ऊपर है। मैं इसको सोच रहा था कि BTST कहीं से आएगा, लेकिन ये आया नहीं। टाटा मोटर्स 2.5% ऊपर, ITC 2%, टेक महिंद्रा के अंदर भी 1.5% का उछाल हमको देखने को मिला। जो कमज़ोर थे अडानी वाले शेयर्स थे, यहाँ पे प्रेशर है 2 से 2.5%। और क्या हुआ बाज़ार के अंदर आज, एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या है, सब कुछ बताने के लिए मानसी मरसद वॉल से जुड़ रही है। मानसी बताएं क्लोजिंग एक्शन। बिल्कुल एक्शन पैक था आज का दिन। शुरुआत जरूर म्यूटेड हुई, लेकिन दिन के दौरान एक्शन जो है डेवलप होता दिखा और बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस दिखाई। 14 दिसंबर 2022 को जो ऑल टाइम लेवल्स दिखाए थे, उन लेवल्स को टच किया और वहां से वापस घूमा है। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे 44,070 के लेवल्स के आसपास बैंक निफ्टी जो है वो सेटल होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि इस तेजी के बाद आगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में और ज्यादा परफॉर्मेंस जो है एक्टिव होती हुई दिखेगी और बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी और ब्रॉडर इंडिसेस में भी ड्यूरिंग द डे एक्शन हमने जरूर देखा। इस एक्शन में कई सारे स्टॉक्स थे, बैंक फाइनेंशियल्स इन पर्टिकुलर जो कि काफी अच्छी मजबूती दिखा रहे थे। यू स्मॉल फाइनेंस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक, ICICI, साथ ही SBI जैसे काउंटर्स थे जो कि काफी अच्छे एक्शन के साथ ड्यूरिंग द डे ट्रेड्स करते हुए देखने को मिला। ऑल इन ऑल फाइनेंशियल्स और बैंकिंग की तस्वीर जो कि काफी पॉजिटिव है, उसका असर था जो कि बाजार पर देखने को मिला। निफ्टी में जो हैवी वेट्स हैं जैसे कि रिलायंस, इसने आज सपोर्ट नहीं किया, बावजूद इसके स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहीं कहीं जरूर देखने को मिले और ऑटोमोबाइल पैक था जो कि लगातार फोकस में रहा। ऑटोमोबाइल सेक्टर और ऑटो एंसिलरी में लगातार एक्शन पैक दिन देखने को मिला। इसके अलावा अगर आउट परफॉर्मर सेक्टर की अगर बात करेंगे, सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर आज के दिन रियल एस्टेट सेक्टर था। कलेक्शन डेटा आते हुए दिखे, एनरॉक की एक पॉजिटिव रिपोर्ट थी और इस रिपोर्ट का ये मानना है कि 2023 में बिक्री जो है रियल एस्टेट की उसमें 36% तक की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बिक्री में बढ़त है ही, लेकिन ये ताज़ा रिपोर्ट्स भी ये बयां कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बिक्री जो है, कलेक्शन फिगर्स जो काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी पॉजिटिव दिखेंगे और इसी के चलते DLF जैसे स्टॉक प्राइस ऑफकोर्स रिजल्ट का भी एक इम्पैक्ट रहा, लेकिन शोभा लिमिटेड, प्रेस्टीज एस्टेट, मैक्रोटेक डेवलपर, सारे के सारे रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक्स में काफी अच्छा एक्शन दिखा और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर ही नहीं, कंजम्पशन थीम, ऑटोमोबाइल सेक्टर, IT पैक और FMCG जैसे सेक्टर्स भी थे जो कि बाजार को संभालने का काम कर रहे थे। लेकिन इस मजबूत ट्रेड के बीच फार्मा सेक्टर ने आज परफॉर्म नहीं किया और इनफैक्ट एकमात्र पॉकेट, एकमात्र सेक्टर निफ्टी फार्मा इंडेक्स है जहां पर बिकवाली का दबाव देखने को मिला। क्लियरली बाजार की वॉलेटिलिटी में फार्मा एज डिफेंसिव काम करता है, लेकिन आज कह सकते हैं कि मार्केट में इतनी मजबूती और इतना अच्छा एक्शन था कि डिफेंसिव की जरूरत नहीं पड़ी और फार्मा ने एक ब्रीदर या कह सकते हैं कि एक छोटा सा ब्रेक जरूर लिया। हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक की भी तस्वीर कुछ ऐसी दिखी। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हमने इन स्टॉक्स में अगर इंडेक्स को साइड में रखे जरूर देखे। कुछ तमाम स्पेसेस जैसे डॉक्टर रेड्डीज लैब में अच्छा एक्शन आज के सत्र में भी देखने को मिला। लेकिन इसके अलावा परफॉर्मर्स की अगर बात करें, अच्छा अडानी ग्रुप भी आज फोकस में था। अडानी हिंडनबर्ग केस पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, वो सुनवाई टली और अब अनुमान ये है, संकेत ये मिल रहे हैं कि कल कुछ सुनवाई जो है उसमें आगे अपडेट्स आते हुए दिखेंगे। लगातार हम आपको इस सुनवाई से जुड़े और साथ ही अडानी के ग्रुप के इस मामले पर लगातार आपको सारे अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। लेकिन इस खबर के ठीक पहले अडानी ग्रुप स्टॉक्स में और इस खबर के साथ साथ अडानी ग्रुप स्टॉक्स में हमने कॉशियस ट्रेंड, बिकवाली का दबाव देखा है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, कोलगेट पैल्मोलिव जैसे स्टॉक्स थे जो कि स्ट्रॉन्ग रिजल्ट का इम्पैक्ट दिखा रहे थे। अच्छे मजबूत नतीजे आज सुबह से ही हम आपको बता रहे टाटा मोटर्स के स्टॉक प्राइस में JLR की कमेंट्री जो थी वो काफी पॉजिटिव थी और इन्हीं सभी चीजों का असर है जो कि स्टॉक प्राइस में अच्छे एक्शन के तौर पर करीब 3% की तेजी पर ये स्टॉक जो है सेटल होते हुए देखने को मिला। मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स अगर मार्केट के देखेंगे, ITC, इन्फोसिस, HDFC बैंक, HUL, L&T जैसे काउंटर्स हैं। ITC के नतीजे भी इसी हफ्ते आने वाले और नतीजों से ठीक पहले एक पॉजिटिव अपमूव यहाँ पर नजर आ रहा है। बैंक्स फाइनेंशियल्स में कुछ तमाम बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स से ठीक पहले स्टॉक में एक अच्छा पॉजिटिव एक्शन दिखा। फंडामेंटल और टेक्निकल बैंक्स के काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। लूजिंग कैंडिडेट्स TCS, मारुति, ग्रासिम, सिप्ला और डिविस लेबोरेटरीज जैसे काउंटर्स थे जो कि आज बाजार को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ब्रॉडर इंडेक्सेस की अगर बात करें, मिड कैप में
स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ढेर सारे नजर आए। प्रेस्टीज, ओबरॉय, दिव्यानी और साथ ही मैक्स हेल्थ केयर जैसे स्टॉक्स थे जिन्होंने अच्छा एक्शन दिखाया। फाइनल क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 18,398 के लेवल्स पर निफ्टी सेटल इन होता हुआ और बैंक निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस जारी। क्लोजिंग कॉस्ट को यही समेट रहे हैं। आप हमें दीजिए इजाजत, लेकिन 18 आउट प्रदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें। नमस्कार।